हेलो दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले जो आंतरा इंजेक्शन है या डीएमपी इंजेक्शन है उसके बारे में कि ये डीएमपी इंजेक्शन क्या होता है, इसका कंटेंट, ये कैसे काम करता है, इसका यूजेस क्या क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं डिटेल में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो डीएमपी इंजेक्शन या आंतरा इंजेक्शन क्या होता है? इसका कंटेंट होता है डीएमपी का डिपार्टमेंट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, यानी एक प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव है। ओके, और इसकी खासियत है कि लॉन्ग एक्टिंग है और रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। लॉन्ग एक्टिंग यानी काफ़ी ज़्यादा दिनों के लिए काम करती है, यानी एक बार ही इसको हमने इंजेक्शन दिया तो 3 मंथ्स तक के हमें कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करती है। और रिवर्सिबल यानी जब हम इसको स्टॉप करते हैं तो उसके बाद जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स है, वो वापस रिटर्न आ जाते हैं। ओके, तो इसे कहते हैं रिवर्सिबल। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो उनका नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अभी वो प्रोवाइड करते हैं टू द फीमेल्स। ओके, तो इसके काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है? तो बेसिकली क्या करता है ये प्रोजेस्टेरोन, हम बॉडी में थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करने में मदद करता है हमारा एलएच एनापेसिस। लेकिन बॉडी में थोड़े थोड़े अमाउंट में हम दे रहे तो बॉडी के हाइपोथैलेमस को ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो एलएच एनापेसिस को सिक्रीट नहीं कर पाता। तो एलएच एनापेसिस हमें इंपॉर्टेंट होते हैं फॉलिकल की ग्रोथ को और ओवुलेशन को, यानी जो फॉलिकल है उसके ग्रोथ के लिए, और जो उसमें ओवम प्रेजेंट होता है उस ओवम के बाहर आने के लिए, ओवुलेट होने के लिए। तो यहाँ पे एलएच एनापेसिस नहीं है क्योंकि हाइपोथैलेमस तो इसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो नहीं होने की वजह से वहाँ पे अनओवुलेशन होता है। ये पहला मैकेनिज्म है अनओवुलेशन, यानी ओवम ही बाहर नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन किसका होगा? स्पर्म भी ऊपर गए लेकिन वहाँ पे ओवम ही नहीं होता तो उस आपको फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और इसके वजह से उस पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन मिल जाएगा। तो ये पहला मैकेनिज्म होता है दोस्तों कॉन्ट्रासेप्शन का कि वहाँ पे अनओवुलेशन होना। सेकंड मैकेनिज्म होता है दोस्तों कि इम्प्लांटेशन नहीं हो देना। जो इंडोमेट्रियम है, जो कि अंदर की लाइनिंग है दोस्तों हमारे यूट्रस की, जो अंदर की लाइनिंग है जो यूट्रस की, दिस इज ओके इंडोमेट्रियम, उस इंडोमेट्रियम को अनफेवरेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए, यानी उसकी थिनिंग कर देता है, उसके ग्रोथ नहीं होने देता। तो अनफेवरेबल होगी वो सही नहीं होगी इम्प्लांटेशन के। एक बार फर्टिलाइजेशन भी हो गया उसके बाद भी वो आप इम्प्लांटेशन नहीं होगा क्योंकि वो अनफेवरेबल है, थिन है। ओके, तो ये सेकंड मैकेनिज्म हो जाता है फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन। थर्ड मैकेनिज्म होता है जो हमारा सर्विक्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी जो बच्चेदानी है उसका मुंह होता है, वहाँ का जो म्यूकस होता है इतना गाढ़ा, इतना थिक कर देता है कि वहाँ ऊपर स्पर्म में उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता, और एक बैरियर मेथड की तरह काम करता है। ओके, तो 3 तरीके से डीएमपी एक्ट करता है। पहले तो अनओवुलेशन कॉज करता है, सेकंड तो जो इंडोमेट्रियम उसको अनफेवरेबल बनाता है फॉर द इम्प्लांटेशन, और थर्ड चीज़ करता है जो सर्वाइकल म्यूकस है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक बनाता है। ओके, तो ये तो सारे हो गए उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब उसका डोज क्या है? डोज हमें एक 150 mg का इंजेक्शन देना है इंट्रामस्कुलर आईएम रूट से एवरी 3 मंथ्स के लिए। ओके, एवरी 3 मंथ्स के लिए हम एक इंजेक्शन रिपीट करेंगे फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन। अब समझो कि किसी पेशेंट में हम 3 मंथ्स के बाद एक ड्यू डेट है, समझो कि 15 सितंबर वो ड्यू डेट है, लेकिन वो किसी पेशेंट में वो डे मिस हो गया है कि उस दिन नहीं जा पाए किसी पर्सनल रीज़न से, तो क्या करना है? समझो उसका जो डे मिस है वो 15 सितंबर के बाद 10 या 2 वीक्स के पहले, यानी 4 वीक्स तक कम पहले आ रहा है उसका जो ड्यू डेट है, उसने मिस किया है लेकिन 4 वीक्स नहीं हुई है। तो उसका बेसिक क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार कि ड्यू डेट के पहले 2 वीक्स या ड्यू डेट के बाद 4 वीक्स तक हम उस डोज को ले सकते हैं। ओके, उसे हम कहते हैं विंडो पीरियड। तो फिर मिस भी हो गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी जाओ, जब भी आपको याद आए कभी भी जाओ, वो इंजेक्शन लो 4 वीक्स से पहले। ओके, समझो कि किसी पेशेंट है 4 वीक से ज़्यादा टाइम हो गया है उसने इंजेक्शन नहीं लिया, वो भूल गई, तब क्या करना है? उसकी यूपीटी यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है, उसकी प्रेगनेंसी रूल आउट करनी है। तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो तो उसको इंजेक्शन ही देना है, प्रेगनेंसी हो तो देना नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो तो उसे इंजेक्शन देना है। उसका एडवाइस करना है कि बैकअप 7 डेज़ के लिए बैकअप कोई भी दूसरा बैकअप कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज़ करो, जिसके बैरियर मेथड में कॉन्डोम हो या कोई भी बाकी मेथड, लेकिन बैकअप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव 7 डेज़ के लिए यूज़ करो। ओके, अब ये तो हो गए उसके मिस डोज के बारे में। अब देखते हैं उसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज इसका ये है कि किसी भी जो इपिलेप्सी का पेशेंट होता है उसमें सीजर ज़्यादा आते हैं तो उसके सीजर की फ्रीक्वेंसी कम कर देता है। दूसरा उसका फ़ायदा है कि जो सिकलिंग होती है सिकल सेल एनीमिया में उसको डिक्रीज़ करता है।
ओके, तो सिकल सेल एनीमिया में उसका एडवांटेज है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी डिलेड आती है। समझो कि हमने आज स्टॉप कर लिया उस इंजेक्शन को देना, तो उसके बाद 12 मंथ्स के बाद या अप टू 18 मंथ्स उसको लग सकते हैं उसके फर्टिलिटी वापस आने में। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम लगता है इसको फर्टिलिटी को रिटर्न आने में। ओके, 12 to 18 मंथ्स लग सकते हैं उसको पीरियड्स आने में रिटर्न, या उसको फर्टिलिटी वापस आने में। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है या साइड इफेक्ट है कि वो जो बोन मिनरल डेंसिटी की जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है बॉडी के बोन्स की, वो कम कर देता है। जो बोन होते हैं हमें उसको वीक बनाता है। ओके, थर्ड होता है इरेगुलर ब्लीडिंग, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न है इसको डिसकंटिन्यू करने का। और जो भी प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है उनका सबका एक डिसएडवांटेज है कि वो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कॉज करते हैं। ओके, सॉरी इरेगुलर ब्लीडिंग कॉज करते हैं, जो कि इसमें भी एक रीज़न है उसको डिसकंटिन्यू करने का। दोस्तों ये था बेसिकली आंत्रा इंजेक्शन या डीएमपी इंजेक्शन। ओके, मैंने कोशिश की आपको सारे डिटेल्स में जानकारी इसके देने की। आपको अच्छे लगे होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसे आपको टॉपिक वीडियो चाहिए होगा तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।